Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, साइकोलॉजी का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आपको NCERT 11th की जो बुक आती है उससे बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए, यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या तो 15 ही है, लेकिन वो 15 प्रश्न बनाने में भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है साथियों। तो 15 में से भाई साहब ईमानदारी से 5 क्वेश्चन करके बता देना। 15 में से 5 क्वेश्चन। वास्तव में आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहेगी अगर ईमानदारी से 5 क्वेश्चन कर दो तो बिल्कुल हाई लेवल का ये पेपर रहने वाला है। शुरू करते हैं इस शानदार वीडियो को साथियों। पहला प्रश्न आपके आता है मित्रों। देखिए, पहला प्रश्न क्या है आपका। एक उद्दीपक जो सामान्यतः एक अनैच्छिक मापन योग्य अनुक्रिया उत्पन्न करता है कहलाता है। अनुबंधित उद्दीपक, अनैच्छिक उद्दीपक, अनअनुबंधित उद्दीपक और सामान्य उद्दीपक। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना ही पड़ेगा। राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 1 में। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि वह उद्दीपक जो एक अनैच्छिक मतलब जो आपकी इच्छा नहीं है फिर भी मापन योग्य जिसको आप माप सको अनुक्रिया उत्पन्न करे, तो ऐसे उद्दीपक को क्या कहेंगे। वापिस विकल्पों को देखिए। अनुबंधित उद्दीपक, अनैच्छिक उद्दीपक, अनअनुबंधित उद्दीपक और सामान्य उद्दीपक। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका तीसरा विकल्प, अनअनुबंधित उद्दीपक। कैसे मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका तीसरा विकल्प, अनअनुबंधित उद्दीपक। अनअनुबंधित उद्दीपक का मतलब क्या होता है। आपके पावलोव के सिद्धांत में भोजन को देख करके लार का आना, ये एक अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक मतलब जो आप इच्छा नहीं करते हो। जैसे ऐसा तो है ही नहीं कि भोजन देख लिया, हाँ यार अब लार चालू करता हूँ अपने मुंह में, ऐसा होता है क्या। नहीं, ऑटोमेटिक लार आ जाती है। ये अनैच्छिक क्रिया, उसको माप भी आप सकते हो, तो ये कहलाता है साथियों अनअनुबंधित उद्दीपक। कोई भी ऑब्जेक्शन उठाता है तो वो गलत ऑब्जेक्शन उठा रहा है, क्योंकि इसका 101% आंसर क्या रहेगा, अनअनुबंधित उद्दीपक। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे साथियों। दूसरा प्रश्न है, अच्छी तरह से देखना। यथार्थवादी चिंतन प्रक्रिया जो तथ्यों के सेट से निष्कर्ष निकालती है कहलाती है अनुभव, प्रबलन, आत्म और तर्कना। तो राइट आंसर बताना है प्रश्न नंबर 2 में। देखिए, प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर है आपका, एक बार आप बताइए मित्रों। राइट आंसर है तर्कना। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 2 में। देखिए, तर्कना का मतलब क्या होता है कि जो आप यथार्थवादी चिंतन मतलब जो वास्तविक चिंतन करते हो, उस चिंतन की प्रक्रिया का जो सेट होता है, जो समुच्चय होता है, उससे निष्कर्ष निकालना ही तर्कना कहलाता है। चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 2 में। ये भी बिल्कुल क्लियर याद रखिए साथियों, क्योंकि मैंने कहा था 5 क्वेश्चन करके बताना, तो ऐसे ही थोड़ी कहा होगा भाई साहब, कुछ तो बात होगी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, उस अधिगम को क्या कहते हैं जिसमें ऐच्छिक अनुक्रियाएं उनके परिणामों द्वारा नियंत्रित होती है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सकारात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन और संक्रियावाद। तो साथियों, क्या कहा जाता है उस अधिगम को जिसमें ऐच्छिक अनुक्रियाएं मतलब जिन अनुक्रियाओं को आप करना चाहते हो वो उसके परिणाम पर नियंत्रित हो। तो साथियों, किस क्वेश्चन को आप समझे ही नहीं, आपने क्वेश्चन को समझा ही नहीं है। क्वेश्चन किसकी तरफ के इशारा कर रहा है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन की तरफ। कैसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जो कि स्किनर का दिया हुआ है। स्किनर ने अपने सिद्धांत में क्या बताया था कि चूहा इधर उधर घूमता है, चूहा लीवर दबाता है, ये क्या है, उसकी ऐच्छिक अनुक्रिया है। उसको पहले भोजन नहीं दे रहे, वो खुद उस लीवर को दबा रहा है, क्योंकि लीवर दबाने से क्या होता है, उसको भोजन की प्राप्ति होती है, मतलब वो जो परिणाम है वो उसका भोजन है। और ऐच्छिक अनुक्रिया क्या है, लीवर को दबाना। तो साथियों, जिसमें ऐच्छिक अनुक्रिया उसके परिणामों द्वारा नियंत्रित होती है उसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से जाना जाता है।
देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की है। 5 क्वेश्चन भी नहीं निकले तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि लोग एक एक क्वेश्चन करने में दिक्कत आ जाएगी। देख लेना प्रश्न 15 ही ऐसे बनाए गए हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखेंगे साथियों। बहुत ही मेहनत करके ये वीडियो बनाया, तो पूरे 15 ही क्वेश्चन देख करके जाना। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अधिगम अशक्तता की विशेषता नहीं है। क्या है क्वेश्चन? अधिगम अशक्तता की विशेषता कौन सी नहीं है? सीखने की अशक्तता वाले बच्चे, कई शैक्षिक क्षेत्रों में सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, सामान्य या उससे अधिक बुद्धि रखते हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों देखिए, अधिगम अशक्तता वाले जो बच्चे हैं वो सामान्य या इससे अधिक बुद्धि रखते हैं, ये कोई विशेषता थोड़ी होती है। क्या सामान्य बुद्धि वाला बालक या इससे ज्यादा अधिक बुद्धि रखने वाला बालक अधिगम अशक्तता के अंतर्गत आ जाएगा? नहीं साथियों, तीसरा विकल्प आपका यहां पर राइट रहेगा प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 5वां क्वेश्चन क्या है आपके? एरिक्सन के अनुसार बालक विद्यालय जाना किस अवस्था में आरंभ करते हैं? देखिए एरिक्सन ने जो मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई है, कितनी अवस्थाएं? 8। उनके अनुसार बालक विद्यालय जाना किस अवस्था में आरंभ करता है? अब आप एक अनुमान लगाना, एक बार ऑप्शन बाद में देखेंगे। बालक विद्यालय कब जाता है? लगभग जब वो 5 या 6 साल का होता है। तो अब आप अंदाजा लगा लो कि 5 से 6 साल के लगभग की जो उम्र है वो कौन सी अवस्था के अंतर्गत इन्होंने बताई है साथियों। प्रश्न 5 में विकल्पों को देखते हैं साथियों। विकल्प 1 है विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरा है उपक्रम बनाम गलानी, तीसरा है समग्रता बनाम भग्नाशा, और चौथा है पहचान बनाम भूमिका संभ्रम। तो साथियों बालक विद्यालय जाना किस अवस्था से आरंभ करते हैं? राइट आंसर बताए प्रश्न नंबर 5 का कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था तो कितनी होती है? 0 से 1, बहुत सी जगह 1.5 भी लिखा होता है, तो इसमें तो बालक विद्यालय जाता नहीं है। पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, ये किशोर अवस्था की होती है, 12 वर्ष से लेकर के लगभग चलती है ये, तो ये भी नहीं रहेगा। समग्रता बनाम भग्नाशा, ये तो अंतिम अवस्था है। समग्रता, पूर्णता और निराशावादिता भी इसको कहा जाता है साथियों। तो मतलब यहां पर आपका दूसरा विकल्प सही है, उपक्रम बनाम गलानी। दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 5 में, जिसकी आयु होती है 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक। नेक्स्ट 6ठा क्वेश्चन देखेंगे साथियों। आपके 6ठा क्वेश्चन आता है, क्या है आपका प्रश्न नंबर 6? अच्छी तरह से समझिए। वह स्थिति जिसमें व्यक्ति समान लक्ष्य द्वारा विकर्षित एवं आकर्षित होता है एवं दुविधा की अनुभूति का प्रदर्शन करता है कहलाती है। देखिए आकर्षित भी हो रहा है, विकर्षित भी हो रहा है, मतलब उससे दूर भागना भी चाह रहा है और उसके पास जाना भी चाह रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? उपागम उपागम द्वंद्व, उपागम परिहार द्वंद्व, परिहार परिहार द्वंद्व, और इनमें से कोई नहीं। देखिए मैंने हिंट दे दिया है क्वेश्चन का। तो साथियों राइट आंसर जो आता है प्रश्न नंबर 6 में, वो इसका दूसरा विकल्प सही रहेगा, उपागम परिहार द्वंद्व। हिंट क्या दिया था कि विकर्षित दूर भागना चाह रहा है, आकर्षित पास जाना भी चाह रहा है, लेकिन यहां पर वो दुविधा की अनुभूति का प्रदर्शन कर रहा है, मतलब उसको संकोच है कि क्या करूं, पास जाऊं या दूर जाऊं। तो साथियों ये है उपागम परिहार द्वंद्व का उदाहरण। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 7 है, संवेग का वह सिद्धांत जिसके अनुसार शारीरिक परिवर्तन तथा संवेग की अनुभूति एक साथ घटित होती है, कौन सा है? केनन-बार्ड सिद्धांत, जेम्स लेंगे सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत और व्यवहारवाद का सिद्धांत। तो साथियों देखिए कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि शारीरिक परिवर्तन और संवेग की अनुभूति दोनों एक साथ घटित होती है। तो साथियों ये आपके केनन-बार्ड सिद्धांत बताता है। विकल्प नंबर 1 आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 7 में। क्लियर है सभी के ये भी कि दोनों
संवेग उत्पन्न होंगे और शारीरिक परिवर्तन भी तुरंत होगा, दोनों साथ साथ चलेंगे मित्रों, ऐसा कैनन बार्ड सिद्धांत का मानना है। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 7 में। 8वां क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, उद्वेलन शरीर की कौन सी अवस्था होती है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और सांवेगिक। तो मित्रों देखिए, उद्वेलन शरीर की आपके क्रियात्मक अवस्था होती है। तीसरा विकल्प आपका सही है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 में। साथियों इस क्वेश्चन को आपको लिख लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्वेलन, जो उद्वेलन है शरीर की, ये क्रियात्मक, उद्वेलन का मतलब किसी चीज को करने वाली बात है। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखते हैं साथियों। 9वां क्वेश्चन है, ऐसा चिंतन जो मौलिक, आविष्कारशील और लचीला हो एवं जो सृजनात्मकता की विशेषता रखता हो को कहते हैं? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, निगमनात्मक चिंतन और वास्तविक चिंतन। तो साथियों प्रश्न नंबर 9 में राइट आंसर देना है आपको कि उस चिंतन को क्या कहेंगे जो मौलिक भी हो, आविष्कारशील भी हो, लचीला भी हो और जिसका संबंध किससे है? सृजनात्मकता से। तो साथियों उसको कहा जाता है अपसारी चिंतन। विकल्प नंबर 2 आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न नंबर 9 में। अपसारी का मतलब सृजनात्मकता से ही लिया जाता है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, किसी भाषा में सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई को कहते हैं? रूपिम, मीम्स, कोर्ती और तारत्व। तो साथियों किसी भाषा में जो सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है इसको रूपिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको साथियों? रूपिम कहा जाता है। कहोगे कि सर कहां कहां से क्वेश्चन ढूंढ कर लाते हो? NCERT 11th साइकोलॉजी बुक का क्वेश्चन है साथियों, साइकोलॉजी के अंतर्गत। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 10 में भी। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। मित्रों 11वां क्वेश्चन है आपके, सामाजिक अधिगम में वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा दूसरों का प्रेक्षण तथा अनुकरण करके सामाजिक तथा संज्ञानात्मक व्यवहार सीखता है, उसे अनुकरण कहेंगे, मॉडलिंग कहेंगे, संज्ञानवाद कहेंगे या समूह परीक्षण कहेंगे? तो क्या है क्वेश्चन? बालक सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया में दूसरों का प्रेक्षण तथा अनुकरण करके, मतलब प्रेक्षण का मतलब क्या होता है? अवलोकन और दूसरों का अवलोकन करता है, फिर उनका अनुकरण करके सामाजिक और संज्ञानात्मक व्यवहार सीखता है। तो इसको कहा जाता है मॉडलिंग। क्या कहा जाता है साथियों? मॉडलिंग कहा जाता है। आपके 11वें क्वेश्चन में विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा प्रश्न नंबर 11 में। क्लियर है ये भी सभी के? अगर अच्छा लगता है वीडियो तो यार लाइक भी कर दिया करो। मेहनत करता हूं, लाइक नहीं करते हो तो ऐसा लगता है कि यार मजा नहीं आ रहा है चीज का। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे साथियों। जीन पियाजे के अनुसार वह कौशल कौन सी अवस्था में विकसित होता है जिसमें मांसपेशियों के व्यापक रूप से क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है, जैसे टहलना? विकल्प है स्थूल पेशीय विकास, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त चिंतन की अवस्था। तो बताइए राइट आंसर प्रश्न नंबर 12 में। मित्रों देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वह कौशल की कौन सी अवस्था है जिसमें मांसपेशियों के व्यापक रूप से क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है? तो वो है स्थूल पेशीय विकास की अवस्था। प्रथम विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। 13वां क्वेश्चन है आपके, आनुवांशिक सूचना की इकाइयां DNA निर्मित गुणसूत्र कहलाते हैं। गुणसूत्र, जीन, DNA और RNA। तो साथियों देखिए आनुवांशिक सूचना की जो इकाइयां हैं, जो DNA निर्मित गुणसूत्र होते हैं, उनको क्या कहा जाता है साथियों? गुणसूत्र कहेंगे उनको, जीन कहेंगे, DNA कहेंगे या RNA कहेंगे? मित्रों उनको जीन कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? जीन कहते हैं साथियों। विकल्प नंबर 2 आपका प्रश्न नंबर 13 में सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट 14वां और सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद में एक और क्वेश्चन है।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एक पक्ष जिसमें यह विश्वास की निर्जीव वस्तुओं में जीवन जैसे गुण होते हैं और वे कार्य करने में भी सक्षम होते हैं कहलाता है। आत्मकेंद्रिता, वस्तु स्थायित्व, जीववाद और अमूर्त चिंतन। तो साथियों देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में एक पक्ष होता है जिसमें बालक ये सोचता है कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनमें भी जीवन जैसे गुण होते हैं, तो उसको कहा जाता है जीववाद। क्या कहा जाता है उसको? जीववाद कहा जाता है साथियों। विकल्प नंबर 3 सही है आपका प्रश्न नंबर 14 में। जैसे बालक कहीं जा रहा है अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ, और वो सड़क पर गिर जाता है, उसके चोट लग जाती है, तो वो सड़क को मारने लगता है रोते रोते, फिर वो रोना बंद कर देता है। तो क्या सोचता है कि इस सड़क में भी जीव है। तो साथियों वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत होता है। तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 14 में। और आज का अंतिम क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15 देखेंगे मित्रों, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूले और जरूर पता कर जाए कि आप वास्तव में 5 क्वेश्चन कर पाए। मित्रों आज का अंतिम क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं को दूसरे व्यक्तियों के साथ संबद्ध करने और उसकी विशेषताओं या दृष्टिकोण को स्वीकार करने की प्रक्रिया कहलाती है? प्रतिगमन, पलायन, तादात्म्य और उद्भवन। मित्रों प्रश्न नंबर 15 क्या पूछ रहा है आपसे कि कोई व्यक्ति है वो अपने स्वयं को, स्वयं मतलब स्वयं के जो विचार है उसको दूसरे व्यक्तियों के साथ संबद्ध करता है, उसकी विशेषताओं और दृष्टिकोणों को स्वीकार करता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रतिगमन, पलायन, तादात्म्य और उद्भवन। तो साथियों राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 15 में। कौन सा राइट आंसर रहेगा प्रश्न 15 में? मित्रों आपका विकल्प नंबर 3 सही है, तादात्म्य इसको कहा जाएगा। तो आज के प्रश्न 15 थे साथियों, जरूर बता कर जाए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।